नशे का दंश क्या होता है, पूछे उस परिवार से जिस परिवार का बच्चा उस नशे का एडिक्ट हो जाए, आदी हो जाए। इस परिवार पे क्या बीतती है उसको शब्दों में बयां करना कर पाना लगभग लगभग असंभव सा होता है। लेकिन अगर किसी के परिवार का कोई बच्चा उस नशे का आदी है और उसको रिकवर कराने के बाद उस परिवार का ही एक सदस्य उसी नशा मुक्ति को अपना अगर जीवन का मिशन बना ले, तो समाज के लिए एक ऐसा रास्ता खुलता है जिसमें न जाने कितने परिवार और कितने बच्चों का भविष्य फिर से संवर जाता है। जी हाँ, मैं प्रकाश मिश्रा आज इस एक ऐसे शख्सियत को आपके सामने पेश कर रहा हूँ जिन्होंने उस उस दंश को सहा है, उस परिवार के दंश को सहा है जो नशे के प्रारूप में उस परिवार को जख्म मिला होता है, उसको सहा और उसके बाद उन्होंने अपने जीवन का मिशन नशा मुक्ति को बना लिया। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं अनुज दहिया जी का। अनुज दहिया जी के बारे में बता दूं, आप इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हो चुके थे और इनके परिवार का एक बच्चा नशे के गिरफ्त में आ चुका था। उसकी रिकवरी के बाद इन्होंने एक ऐसा स्टेप उठाया जिससे कि आज कई सारे युवा, कई सारे परिवार उससे लाभान्वित हो रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अनुज जी। अनुज जी, पहले तो हम ये जो कहानी है, ये आपका नशा मुक्ति केंद्र तक आने का जो रास्ता है उसके बारे में हम दर्शकों को जानना कर। सर मैं इंडियन आर्मी में जॉब करता था। मैं 2005 में इंडियन ज्वाइन की, 2024 में रिटायर लिया। तो उसी के दौरान बीच में मेरा एक भतीजा है, बड़े भाई का लड़का, वो ड्रिंक करनी उन्हें शुरू कर दी 2016-17 से नॉर्मली, और 2020-21 तक आते हुए ऐसी हालत हो गई कि उसको 24 घंटे नशा चाहिए। सुबह पीने लगा, शाम को पीने लगा, जब भी टाइम मिले जब भी पीना शुरू करता। उसके बाद उसके लीवर ट्रांसफ़र तक की बात आ गई सिर्फ नशे के कारण। तो लीवर ट्रांसफ़र कराया उसको हमने दिल्ली ILBS। तो लीवर ट्रांसफ़र में कम से कम 1 या 2% ही आदमी सक्सेस हो पाते हैं, क्योंकि अभी वरना ऑन द स्पॉट नहीं होता है जो। उसके बाद उसकी किस्मत बहुत अच्छा रहा, रिकवरी कर गया, आज अपने बच्चों के बीच में है। सिर्फ एक नशा एक ऐसी चीज़ है जो कि आदमी को कहीं से कहीं ले जा सकता है। आपने देखा होगा अच्छी अच्छी फैमिलियाँ, उनके घर में एक नशा हो गया, फैमिलियाँ बर्बाद होनी शुरू हो जाती। या नॉर्मल फैमिली से ले लो, कोई लोग अपने पास बैठाना उनको पसंद नहीं करता। तो यही है नशे का फारा। तो ये आप जब आर्मी से रिटायर हो चुके थे और जब आपने परिवार में इस तरह की परिस्थितियां देखी, तो उसमें परिवार का कैसा मनोभाव था? आप कैसा सोचते थे उस बच्चे के बारे में, या घर में कैसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ रहा था, क्या परिस्थितियां बन गई थी? बस सर पूरी फैमिली मायूस रहती थी, अब क्या होगा आगे। लेकिन जब वो ठीक हो गया तो हमारे विचार आए कि चलो हमारा तो नाश होने से बच गया, किसी और का नाश ना हो। यहीं से आपको यहीं मोटिवेशन से हमें मोटिवेशन मिला और यहीं से नशा मुक्ति के लिए तो यहीं से जन्म हुआ आपका आरोही फाउंडेशन। कितना पुराना है यार? ये 3 साल पुराना है सर। मैं तो इसको जब आपने स्टार्ट किया तो इसका आपको नॉलेज था? क्या चैलेंजेस थे? कैसे स्टार्ट हुआ ये? सर फौज के अंदर भी हल्की मोटी ड्रिंक करते हैं सभी लोग। वहाँ हाँ, पे भी बहुत देखा, मतलब ये तो कुछ कम करते हैं, कुछ ज़्यादा करते हैं। जी। जो ज़्यादा करते थे उनके परिवार दुखी है, जो कम करते थे वे खुश है, नॉर्मल अपना काम चल रहा है। वैसे ही हमें मोटिवेशन मिला। कुछ आने के बाद मैं भाइयों से मिला, वहाँ से मोटिवेशन मिला। अच्छा, तो तब हमने नशा मुक्ति केंद्र की शुरुआत। उसके एक नशा मुक्ति केंद्र जब आप स्टार्ट करने जाते हैं तो क्या सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं? क्योंकि एक ऐसा काम है जिसमें कि आप उन लोगों के साथ काम करना है, उनको उनको सुधार करना है जो कि नशे के आदी हैं। कभी कभी वो बहुत मेरे ख्याल से वाइल्ड भी हो जाते होंगे, झगड़ा करने की नौबत आ जाती होगी। तो क्या क्या व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं? सर जब नशे वाला आदमी हमारे पास आता है वो अग्रेसिव ही होता है। आने के बाद उसको 7 दिन के लिए डिटॉक्स करते हैं। 7 दिन बाद उसका नशा कम हो जाता है। उसको के बाद उसको क्लासेस वगैरह JFT योगा मेडिटेशन कराना शुरू करते हैं। जैसे जैसे टाइम निकलता है वैसे ही बंदा नॉर्मल होना शुरू हो। ये सभी के साथ होता है? जो डिटॉक्स रूम होगा वो तो सभी के लिए होगा। अच्छा। 7 दिन, चाहे कोई सूखे नशे वाला या ड्रिंक वाला स्मैक वाला, वो सभी के लिए होगा। तो जिस मतलब ये नशे का लेवल पे भी डिपेंड करता है कौन कितने दिन तक वो डिटॉक्स के प्रोसेस में होता है? जी सर, जो नॉर्मल नशा है वो 7 डेज के लिए, जो हेवी नशे वाले हैं उनको 15 दिन के लिए। ठीक है।
तो उस जैसे ये डिटॉक्स वाला एक प्रोसेस चलता है, हाँ। और इसके बाद जैसे यहाँ से लोग निकलते हैं तो फिर आप एग्जामिनेशन और ये सारी चीज़ें करते होंगे हाँ। कि इसको फर्दर रखना है या आप नॉर्मल प्रोसेस में लेकर आना है? उसका बात करते हैं, डॉक्टर साहब बताते हैं कि इनको नॉर्मल प्रोसीजर में ले लो या अभी अंदर है। ठीक है। तो इसमें डॉक्टर्स का भी आपको एसोसिएशन रखना पड़ता है हाँ, वहाँ डॉक्टर पे? साहब जो ये जिस मतलब हिसाब साइकेट्रिस्ट होते हैं या और भी कुछ? साइकेट्रिस्ट होते हैं, अच्छा। वे आदमी को बताते हैं कि इनको क्या करना है, कौन सी मेडिसिन चलेगी, क्या चलेगा, उस हिसाब से उसका प्रोग्राम बनता है। अच्छा। तो ज़्यादा मतलब ये मनोवैज्ञानिक चीज़ है कि हाँ। इसमें और भी मतलब इस तरह के जो जनरल मेडिसिन हैं इनका भी यूसेज होता है? जी, इसमें सबसे बड़ा काउंसलर का रोल होता है। अच्छा। काउंसलर किस हिसाब से उनको काउंसलिंग कर रहा है। तो काउंसलिंग में आप लोग करते हैं या नहीं, वही हमारे डॉक्टर पास लोग? अनूप जौहरी जी है जो दिल्ली में रहते हैं, वे काउंसलर आते हैं हमारे पास हर वीक में। अच्छा, हफ्ते में एक बार? हाँ जी, हर वीक वे काउंसलर आते हैं, पूरी काउंसलिंग करते हैं। कुछ आश्रम वगैरह होते हैं ओम शांति ओम वाले, उनके बंदे आते हैं डेली। Meditations वगैरह की? हाँ, डेली 2 घंटे वे क्लास लेते हैं। तो जब हम आदमी को 100 चीज़ अच्छी बताएंगे तो 2 जरूर पकड़े। ठीक है। उनका एक जनरल रूटीन जैसा आप एक आपके पास एक यूथ ही मान लेते हैं 25 या 26 साल का, एक नशे का भयंकर आदी वाला बात कर लेते हैं कि बहुत आदी है, बहुत एडिक्ट है, वो आपके पास आता है तो उसका डेली रूटीन आप कैसे बनाते हैं? सर, डिटॉक्स के बाद उसका रूटीन बनता है। सुबह 6 बजे तक सभी रेडी हो जाते हैं। 6:15 बजे योगा शुरू होगी, 7:15 बजे तक 1 घंटा योगा चलेगी। 7:15 बजे ब्रेक होने के बाद 8 बजे तक ब्रेकफास्ट। 8:15 बजे क्लासेस शुरू हो जाएगी, JFT काउंसलिंग ये सारे। 1 बजे तक क्लासेस चलेगी। 1 बजे ब्रेक होने के बाद उनका 2-2:30 बजे तक लंच होगा, 1.5 घंटे में। लंच होने के बाद उनको, गर्मी का मौसम है तो 2 घंटे ब्रेक दिया जाएगा, रेस्ट करो। अगर सर्दी है तो दिन में ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि सर्दी के अंदर रात बड़ी होती है, दिन छोटा होता है। गर्मी में रात छोटी होती है, दिन बड़ा होता है। उसके बाद 4 बजे से गर्मी में उनका दोबारा प्रोग्राम बनता है, 2 से 6 क्लास। 6 बजे से टीवी उनको अलाउ होता है, 6 से 8 टीवी देखेंगे। 8:30 बजे से उनका लंच शुरू हो जाएगा, 9:30 बजे तक लंच हो गया। जिसको जो मेडिसिन देनी वो दवाई दी जाएगी, उसके बाद ब्रेक। तो ये ग्रुप एक्टिविटी होती है, सब लोग साथ बैठ करके खाना पीना ये सारी हाँ, चीज़ ग्रुप साथ करते एक्टिविटी हैं? होती है। तो खाना ऐसा सब नहीं साथ। करते कि उससे मारपीट हो गया या लड़ाई झगड़ा? नहीं, इतने वो ऐसी मारपीट की स्थिति में रहेगा सर, वो इतना डिटॉक्स रूम से बाहर नहीं आएगा ना, उसको खाना डिटॉक्स में ही दिया चीज़ें? जाएगा। अच्छा, जब तक मतलब आप ये इतना observe नॉर्मल करो। फैमिली में मिलने के लिए रेडी नहीं होगा वो। अच्छा, और एक बार हो गया तो फिर वो फिर एक बार नॉर्मल फैमिली में आ गया तो मतलब फिर, फैमिली जैसे ही हाँ, वो फिर फैमिली का हिस्सा बन जाता है वो। उनको कुछ टास्क वगैरह भी दिया जाता है इस तरह की चीज़ें मतलब करने के लिए, काम भी कुछ ऐसा दिया जाता नहीं है? सर, ऐसा कोई काम नहीं होता, सिर्फ अपनी क्लासें अटेंड करो, अपनी योगा करो, अपना सोचो। अच्छा। जब शाम को 1 to 1 किया जाता है तो 2 भाई आमने सामने बैठते हैं, वो उससे पूछता है कि तुम किस तरह से इस नशे में आए, वो अपनी बताता है, वो अपनी बताता है। तो तब उनके विचार मिक्स होते हैं कि हमने गलत किया है, सही किया है। इसमें जहाँ तक मुझे लगता है कि उनका दिमाग का सोच जो है वो भी बड़ा, तो कहीं ऐसा भी करने की कोशिश करते हैं कि एक जैसे मनोवैज्ञानिक है या डॉक्टर है, काउंसलर है, उसको बाईपास करने की या ओवर एक्ट करके उसको ये दिखाने की मैं सुधर रहा हूँ, बट उसके दिमाग में है कि कैसे भी यहाँ से पहले निकला जाए, जी। इस तरह की चीज़ें भी ऐसे बहुत से बंदे आते हैं, तेज होते हैं वो, लेकिन कितने दिन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना करेंगे। दूसरी या तीसरी काउंसलिंग में काउंसलर पकड़ लेगा कि ये क्या कर रहा है, मैं क्या बता रहा हूँ, ये चाह क्या रहे हैं। तो पकड़े जाते हैं। हाँ, पकड़ लेता है काउंसलर। तो काउंसलर का काम ये होता है कि उसका माइंड को पढ़ना, वो क्या चाह रहा है। एक एवरेज एडिक्ट बंदा जब आपके पास आता है तो कितने दिन के लिए आप सोचते हैं कि वहाँ पे रहेगा तो उसका प्रॉपर इलाज? मिनिमम 6 मंथ होना चाहिए। 6 महीने? हाँ। तो लोग 6 महीने रुकते हैं? हाँ, छोड़ती है फैमिली, 6 महीने 6 महीने तक छोड़ती है फैमिली। कुछ फैमिली होती है, कुछ कारण बन जाता है जो 1 महीना, 1.5 महीना या 2 महीने बाद लगती है। इसमें उनका परिवार के साथ इंटरेक्शन होता है, वो लोग मिलने आते हैं या इस तरह हाँ। बातचीत होती है उनकी? बिल्कुल, फैमिली आती है। अगर नहीं आ रही तो हम हफ्ते में 2 बार वीडियो डालते हैं उनको, बच्चा क्या कर रहा है, क्या क्लास लिया आज, क्या नहीं किया, वो सारी 5 मिनट 7 मिनट की एक वीडियो जाएगी। उस वीडियो में फैमिली देखेगी आज मेरे बच्चे ने क्या किया। इतनी सारी चीज़ें होती है 6 महीने का समय, लेकिन कई सारे केसेस ऐसे होते हैं कि रिहाब सेंटर से आने के बाद वो बच्चा जो है फिर से नशे का आदी हो जाता है। जी। तो इसके पीछे क्या कारण? उसमें सर कुछ सर्कल का हाथ होता है, कुछ यार दोस्त, कुछ फैमिली हो। मैं ही मान लो रिलैप्स गया, सेंटर से गया घर पे, अगर मैं घर से शाम को निकल रहा हूँ, फैमिली पूछ रही है कहाँ जा रहे हो, तो आदमी सोचेगा यार फैमिली हर बार पूछती है। तो कुछ फैमिली का भी हाथ होता है, कुछ यार दोस्त होता है। यार दोस्त भी उसको ताने देते हैं इस चीज़ के कि सेंटर से आ गया अब तो सुधर गया होगा, तो आदमी फिर गुस्सा भी आता है आदमी को, फिर क्या करेगा, वो यही काम करेगा। तो जैसे आपके यहाँ से रिहाब से एक पेशेंट है,
वो बाहर आ गया। जी। बाहर आने के बाद आप क्या सारी चीज़ें उनको बोलते हैं कि इस तरह से परिवार से ऐसे एक्ट करना चाहिए, उसको ऐसा एक्ट करना फैमिली चाहिए, की ताकि काउंसलिंग जब आप वो करके आपसे भेजते हैं सर, यही बताते हैं कि इसको एक नॉर्मल जैसा पहला रह रहा था बिल्कुल नॉर्मल रहने थे। हम्म, जा रहा है बंदे को, काम भी हो सकता है कहीं बाहर, हम्म, काम करके आ जाएगा। अगर वो कुछ गलती करके आ रहा है उसको अगले दिन बताओ तूने कल गलत ये किया। हम्म, अगर वो नशा कर आया और तुमने शाम को उसको कुछ कहना शुरू कर दिया तो नशे में तो और भी दिक्कत आई। बिल्कुल। या तो नशा खत्म हो जाए सुबह को उसको टोको, हम्म। और तूने कल नशा कर लिया नहीं तो वो समझेगा भी बंदा बात को। तो उस समय जैसे ही मान लीजिए मानने के बाद, बोलने के बाद, समझाने के बाद भी वो नहीं मान रहा है, लग रहा है कि फिर से उस पे जा रहा है, तो क्या फिर से उसको रिहा फिर उसको रिलैक्स कराना। फिर से हाँ। लेकर जाना पड़ेगा उसको? कितना कॉस्टली होता है एक, मतलब एक बच्चे को अगर हम एक जनरल रिहा सर ये जनरली चार्ज रहने और खाने का चार्ज होता है लगभग 200 रुपये पर डे। बस हाँ। इसमें उसका वो हो सकता है। हाँ जनरल चार्ज होता है। हम्म। फिर कुछ फैमिली या वीआईपी भी होती है कि एसी रूम चाहिए, एसी वो चाहिए, वो वो अलग चार्ज। मतलब 200-300 रुपए में हाँ, अगर वो पर डे चाहे तो इतने में हो जाए। मैनेज किया जा सकता है। आरोही फाउंडेशन अब तक कितने लोगों को, मतलब आप उसका फीडबैक भी लेते हैं, जैसे आपके पास जी। ही जाता है, तो अभी तक क्या आपका सक्सेस रेशियो या सर 3 साल में मेरे पास लगभग 800 साढ़े 800 आदमी आए हैं। हम्म, उनमें से 110 आदमी के करीब बिल्कुल फिट। 110 10। वो एकदम फिट है? हाँ जिनका घर से भी रिप्लाई आते हैं मेरे पास। अच्छा। 15 दिन 20 दिन में घर वाले भी फ़ोन कर लेते हैं या वो भी कर लेता है। कैसी फीलिंग आती है जब इस तरह की चीज़ें मिलती है कि हमारे यहाँ से निकला हुआ बच्चा ठीक हो गया? या सर अगर हमने एक परिवार को सुधार दिया तो हमने एक परिवार नहीं सुधारा, वो 10 परिवार सुधारा, वो 10 फैमिलियों से मिला हुआ है परिवार। 10 फैमिलियों से मिला है, खासकर वो बच्चा जो नशे का एडिक्ट है वो अपने दोस्तों में भी उसको उनको फैलाने की बताएगा। कोशिश करता है कि हाँ। तुम लो। दूसरी फैमिली में बताते हैं कि उनका लड़का देखो कितने ड्रिंक करता था लेकिन आज बिल्कुल फिट है। एक रोल मॉडल भी बना, प्लस उसने जो फैलाना था वो भी रुक गया, तो मुझे लगता है कि 100-200 लोगों पे कम से कम बिल्कुल एक सर। इम्पैक्ट तो पड़ता ही है ना, अगर एक को भी सुधारते। आपने आर्मी की भी जॉब की और इस जॉब में भी, कैसे कंपैरिजन करते दोनों को अगर देखें तो क्या प्लस माइनस क्या दिखता है इस तरफ से? सर प्लस माइनस यही है कि हर जगह हर तरह के बंदे होते हैं। सिविल में आओगे, सिविल में भी हर तरह का बंदा मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब में रहोगे उनको। ये मेरा क्वेश्चन का आशय भी यही था, क्योंकि वहाँ बड़ा डिसिप्लिन लाइफ और बिल्कुल। एक फिक्स रूटीन के साथ बिल्कुल काम fixed करना routine है। होता अब यहाँ पे उनके साथ काम करना जिनके लिए डिसिप्लिन और रूटीन का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता, क्योंकि नशे के आदी है, उनके साथ काम करना, अब इधर काम करने में सर कैसे मेरा करते आर्मी के अंदर भी बहुत अच्छा डिसिप्लिन रहा है हैं? और अब सिविल में इनके साथ कर रहा हूँ तो इनको भी बिल्कुल उसी डिसिप्लिन से लेके चलता हूँ। सुबह 6 बजे रेडी होना है तो होना। तो इसको क्या, मतलब कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं? आपका, आपने क्या ऑब्जेक्टिव बना रखा है? सर बस आरओई फाउंडेशन है, उसका मिशन क्या बना रखा है? सर एक यही बना रखा है कि अच्छे से अच्छा हम काम करें, नशे से दूर रहे, अपने बच्चों को भी रखें और दूसरों के बच्चे। इसका एक्सपेंसेस के भी कुछ प्लान है कि अभी जैसे आप मेरठ में काम कर रहे हैं तो मेरठ के अलावा भी अपनी सर्विसेज दी जाए, लोगों को सुविधाएं दी जाए, लोगों को इसमें जोड़ा जाए, इस तरह की चीज़ें? हाँ सर लोगों को जोड़ने की कोशिश है हमारी। जितने ज़्यादा लोग काम करेंगे उतना ज़्यादा समाज अच्छा होगा। समाज कैसे देखता है आप लोगों को, मतलब इस तरह सर से? समाज में तो हर टाइप के लोग हैं जो खुद नशा कर रहे हैं, वे हमें गाली भी देते हैं, जिनके बच्चे सुधर गए वे कहते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दोनों तरह का मिक्स, दोनों तरह का मिक्स होता है। सो ओवरऑल जो कि जिनका नशे से कोई मतलब नहीं, ठीक है, ऐसी फैमिलियाँ जिनका नशे से कोई सरोकार नहीं, उनके वो आपके मित्र भी हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, वो लोग आपके इस प्रोफेशन को, आपको कैसे देखते हैं? अच्छा काम बताते हैं, वो अच्छा कर रहे हो, किसी को सुधार रहे हो तो बहुत अच्छा काम है, किसी की फैमिली बर्बाद होने से बच रही है। समाज में कैसा, मतलब जो इम्पैक्ट है इसका, वो कैसा देखते हैं? समाज में तो सर इसका गलत इम्पैक्ट है। बोलते हैं कि नशा मुक्ति के अंदर मार पिटाई होती है, यातनाएं दी जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अगर मार पिटाई से बंदा सुधरता तो हम घर पे कर सकते हैं, उससे अच्छे तो लोग घर पे सुधार लेंगे। तो कोई रास्ता है ऐसा कि आदमी अगर ये चाहे कि नहीं मैं रिहैब सेंटर न भेजूं, अपने घर पे ही सुधार दूं? सर ऐसा नहीं, या तो रिहाब भेजना पड़ेगा उसको, घर पे नहीं सुधार सकते क्योंकि घर पे भी बाउंडेशन नहीं होगी। सुबह 6 बजे फिर पेरेंट्स का एक प्यार और इमोशनल अटैचमेंट भी तो है। बंदे को सुबह 6 बजे बता दिया घर पर उठने को तो वो उठेगा नहीं। 7 बजे उठेगा, 8 बजे सेंटर में एक बार बताया जाएगा सुबह 6 बजे सब रेडी हो गए तो 6 बजे रेडी हो। और नहीं करता है कोई फॉलो तो मान लीजिए मैं हूँ और सोता, उसको सब बताया जाता है, जिन्हें फिर समझाया जाता है तेरी एक गलती है, आज मान जाओ, नहीं तो कल तुम्हें दूसरे तरीके से बताएंगे। टाइट करना पड़ेगा, थोड़ा टाइट करना पड़ेगा। देखो एक आदमी के ऊपर तो पूरा डिसिप्लिन बिगाड़ा नहीं जाएगा, आज एक ने किया कल 2 करेंगे।
उनके खाने पीने का कैसा अरेंजमेंट करते हैं, मतलब जैसा सबके लिए एक ही जैसा खाना होता है या डिफरेंट सर जनरल के लिए सबका एक होता है, डिफरेंट पेशेंट के लिए ऐसा? जनरल हो या वीआईपी हो सबके लिए एक होता है सुबह का ब्रेकफास्ट। वेज नॉन वेज का नहीं वेज होता है सर, जिसको नॉन वेज खाना है उसका बाहर से ऑर्डर किया जाए। ऑर्डर किया जाता है, लेकिन मिल जाता है? मिल जाता ऐसा तो नहीं रिस्ट्रिक्शन है कि खास तरह की डाइट या इस प्लान को ही नहीं, चल नहीं। रहा है? है ऐसा कोई। उनके लिए कोई एक्सरसाइज या इस तरह की चीज़ें भी, एक्टिविटीज़ वगैरह भी होती है आपके? योगा होता है सर सुबह सबके लिए, वही सबके लिए। योगा, उसका इम्पैक्ट पड़ता है? हाँ। क्या संदेश आप देना चाहेंगे उन युवाओं को जो कि उस अभी नहीं है या इनिशियली इसमें जाना नशे में जा रहे हैं? सर मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा, जब भी कोई युवा पहला पैक ले तो उस क्लास में देख लेंगे किसकी तस्वीर चमक, अगर उसको अपने मदर फादर की तस्वीर चमकी तो वो ड्रिंक नहीं करेगा। जब भी नशे के लिए जाना नशे के लिए चाहेंगे गिलास उठाए तो उसमें गौर से देख लेंगे किसकी तस्वीर है इस पर, अगर बंदा उसको पहचान गया तो नशा नहीं करेगा। बस वो उसमें देख ले, और यही शायद मानसिकता है जो भी खत्म हो जाती है जिसमें कि नशा वो करता है, तो ये सारी चीज़ें, सारे रिश्ते और सारी चीज इमोशन सब लॉस हो सर जाते हैं। नशे के अंदर मेरा परिवार मेरे रिश्तेदार सब खत्म हो जाता है, बंदा अकेला खड़ा रह जाता है लास्ट टाइम में। और वो उसको समझ में नहीं आता, कुछ समझ ही नहीं आएगा सर, जब अकेला रह जाएगा तो क्या करूँ क्या ना करूँ। कौन लोग हैं जो कि इसको, मतलब अगर समाधान की तरफ बात करें तो कौन से ऐसे चीज़ें हैं जिससे कि बचा जा सकता है? सर समाज बच समाधान सकता एक ही है, सभी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, जब भी बच्चा किसी से दोस्ती करे, एक तो ये दोस्ती करे कि वो लड़का है कैसा, उस पर नजर रखें उस आप। पर नजर रखे कि मेरा बच्चे की फ्रेंड कौन कौन। अगर फ्रेंड अच्छे होंगे तो बच्चा कभी गलत राह पे नहीं ले। संगत ही सबसे बड़ा, संगत की सबसे बड़ा असर। आपकी तरफ से यही सुझाव है कि संगत बच्चों का अगर सही हुआ तो बचा जा सकता है? बिल्कुल। जैसे ही अगर वो गलत संगत में जाएगा तो फिर मदर फादर ये देख ले रहे मेरा बच्चा शाम को किसके पास जा रहा है, तो देखो बच्चे पे तो और फर्क पड़ेगा। अगर मेरे पेरेंट्स को पता है कि वो लड़का किससे मिलने गया तो आगे पूछेंगे तो किसके पास गया है। सिर्फ संगति एक ऐसी चीज है जो बच्चे को नशे के दूर रख सकती है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें? बस सर। संगत। आप सुन रहे थे अनुज दहिया जी को। अनुज दहिया जी ने जिस तरह से रिहाब के पूरे प्रोसेस को आपको समझाया, और एक मुख्य चीज़ जो कि आप सबको समझनी पड़ेगी, उन्होंने बताया कि संगत अगर आपका सही है तो आधी लड़ाई, क्या मैं कहता हूँ, पूरी लड़ाई जीत सकते हैं नशे के खिलाफ। ठीक है, और अगर इनिशियल फेज में आपको पता चल जाता है, परिवार को, दोस्तों को, किसी को भी, तो जो भी आपके अगल बगल के रिहाब सेंटर हैं उनसे ज़रूर कंसल्ट करें। उनसे कंसल्ट करने से आपके पास समाधान मिलने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, अगर इनिशियली आपने उसको जज कर लिया। ये बिल्कुल एक बीमारी की तरह है, इसको बहुत उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए कि जैसे बीमारियां होती हैं, अगर शुरू में पकड़ में आ गई इलाज उतना ही आसान होगा, और जिस लेवल तक आप अब होते जाएंगे इलाज जो है उतनी बढ़ती जाएगी। जागरूक लोगों की समाज की बहुत ज़रूरत है, और ख़ासकर इस तरह के लोग जो कि आर्मी से रिटायर्ड होकर के आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास एक अपना डिसिप्लिन होता है, काम करने का एक अपना जज्बा होता है, और उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करने की उनके पास अच्छी स्ट्रैटेजी भी होती है। तो इस तरह के लोग अगर समाज को दिशा निर्देश देते हैं, इस तरह के इनिशिएट करते हैं, इस तरह के पहल करते हैं, तो निश्चित रूप से जो नशा है, जो नशा मुक्ति की मुहिम है, इसके खिलाफ एक बड़ी जंग लड़ी जा सकती है। आप अनुज दहिया जी हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रकाश मिश्रा, जन मीडिया। आप लोग बैठूंगा।